फ्रेंड, तो शुरू करते हैं हम लोग आज डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 को डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट किया और इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट 2 को, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ेंगे आंत। कल हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था उसके बाद से हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं आंत से, यानी कि इंटेस्टाइन। मनुष्य के आंत दो भाग में बटे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। मानव शरीर के अंदर ट्यूब के आकृति में पाए जाने वाले अंग को आंत कहते हैं। यहाँ पर समझिएगा कि मानव के शरीर में ट्यूब मतलब कि एक कुछ इस प्रकार से जिगजैग के आकार में पाए जाने वाले आकृति को हम लोग आंत कहते हैं, जिसमें से कि एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत होती है। पहले हम लोग छोटी आंत को पढ़ते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन का सारा पाचन छोटी आंत में होता है। यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि भोजन का जितना भी सारा पचाने का प्रक्रिया होता है वो सब सारी चीज़ें छोटी आंत में होती है। और यह स्टमक का सबसे बड़ा भाग होता है। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर लगभग, इसकी लंबाई जो होती है 6 से 8 मीटर होती है। आमाशय में पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचती है, जहां भोजन का पाचन और अवशेषण की क्रिया होती है। मतलब आमाशय जो पेट है उसमें पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, जहां भोजन जो हम लोगों ने भोजन को पचाया है वो हमारे सेल कोशिका है उन लोगों को सोखती है, यानी कि अवशेषण करती है। जो कि हमारे शरीर में बोलते हैं खाना खाया तो शरीर में लग गया। वहीं पाचन के बाद भोजन छोटी आंत में जाती है, जो पाचन के बाद, और फिर हमारा सेल्स जो होता है, कोशिका होता है, वो अवशेषण करता है। पूरे आहार नाल की लंबाई 10 मीटर होती है। मतलब जो आहार नाल है उसकी लंबाई लगभग 10 मीटर होती है। पाचन से जुड़ी सबसे अधिक काम छोटी आंत ही करती है। जो कि पाचन है ऑब्वियसली जहाँ पर हमारा पाचन क्रिया समाप्त होने के बाद स्टोर हो रहा है, और वहाँ से सेल्स, मतलब कि जो हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई है सेल्स, उन सभी मतलब कि जो पाचन पच गए हैं खाने उनको अवशेषण कर रही है। मतलब सोच सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है छोटी आंत। तो पाचन से जुड़ी सबसे अधिक काम छोटी आंत ही करती है। छोटी आंत के 3 भाग हैं, जो कि पहला है डेडुनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। बायोलॉजी को ऐसे ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बायोलॉजी के शब्द हैं जो कि हिंदी में समझने तथा बोलने तथा पढ़ने में असहजता महसूस होगी। बहुत सारे शब्द को डायरेक्ट एज इट इज़ इंग्लिश में भी हिंदी के बुक में लिखे होते हैं, इसलिए बायोलॉजी को लगभग हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। हालांकि मैंने बहुत ही सरल भाषा में सभी को परिभाषित किया है, तो मैं दोनों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं कहीं इंग्लिश शब्द का प्रयोग करूँगा, जो कि आप सभी को करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश शब्द ही कहीं कहीं एग्जाम में एज इट इज़ आ जाते हैं। जैसे कि डेडुनम, जो कि आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, जेजुनम और इलियम। तो ये छोटी आंत के 3 भाग हैं, यानी कि 3 प्रकार हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं लीवर। छोटा सा टॉपिक है, लीवर को हम ख़त्म करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। लीवर यह सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है। लीवर का वज़न, क्वेश्चन में आ जाता है कि लीवर का वज़न कितना होता है, तो लीवर का वज़न लगभग 1.5 kg होता है।
यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण स्वयं कर लेती है। हम लोगों ने सेल टॉपिक में पढ़ा था कि लीवर सबसे ज़्यादा और तेज़ी से सेल का विभाजन करती है। वही बात यहाँ लिखा है कि यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण स्वयं कर लेते हैं, यानी कि आपके पेट में वैसे पोर्शन पे अगर छुरा अगर कोई मारता है और जहाँ लीवर है और उसके कंपेयर में और कई हिस्सों में आपके छुरा लगता है या कुछ गड़ता है, धंसता है, तो जल्दी से जो भरेगा घाव वो लीवर में जहाँ चोट लगा वो जल्दी भरेगा। इसका कहने का मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण स्वयं लीवर ही कर लेती है। ऐसा है जो बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। ऐसे सुने होंगे पेट का ऑपरेशन तो जल्दी जल्दी भर जाते हैं घाव। लीवर में ही पित्त का निर्माण होता है, जो कि पित्ताशय होता है, पित्त का थैली, वो लीवर में ही निर्माण होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। पित्ताशय, गाल ब्लैडर, यह लीवर से जुड़ी होती है। इसमें ही पित्त का निर्माण होता है। यह लीवर से ही साइड में जुड़ी होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कहाँ जुड़ी होती है। यह लीवर के ठीक नीचे रहता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स है कि जब गाल ब्लैडर पित्ताशय के अंदर स्टोन का निर्माण, पत्थरी जिसको बोलते हैं, किसी किसी को बोलते होंगे पत्थरी हो गया है, तो जो पेट में स्टोन हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता, तो डॉक्टर पूरा पित्ताशय को ही बाहर निकाल देता है, क्योंकि इसकी बहुत ही छोटा सा अंग होता है और इससे हमारा शरीर को विशेष कोई नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन पाचन की क्रिया में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन वैसा विशेष नहीं होता है जिससे हमारा शरीर को बहुत विशेष क्षतिग्रस्त हो या हमारे शरीर को, बॉडी को बहुत विशेष नुकसान हो। लेकिन हाँ, पाचन की क्रिया में ये इम्पोर्टेंट रोल रखता है, इसलिए डॉक्टर छोटा सा अंग है तो उसको बाहर ही निकाल देती है स्टोन में, क्योंकि उसको फिर स्टोन को निकालना नामुमकिन के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे नोट्स में, पित्त एंजाइम नहीं होती है परंतु पाचन में सहायता करता है। पित्त जो होता है ये एक्चुअली एंजाइम होती नहीं है। बहुत सारे लोग को पता लगता होगा कि पित्त जो है एंजाइम है, लेकिन ये सही बात है कि एंजाइम होती नहीं है, लेकिन यह बहुत अहम रोल निभाता है पाचन में। लेकिन इसका अहम रोल निभाने के साथ साथ ये भी है कि निकल जाने के बाद हमारे बॉडी से स्टोन के बाद ये विशेष कुछ थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही, कोई बॉडी के अंग निकलेगा तो, लेकिन विशेष भूमिका पाचन में थोड़ा सा एज जब आपका ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब यंग एज में निकलेगी तो विशेष उतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन ऐसे निकलना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर कोशिश करते हैं कि निकाल ही दे, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा भी होता है और इजीली वो हो नहीं पाता है ऑपरेशन उसका, तो निकल जाता है। लेकिन यह पाचन में भी अहम रोल निभाता है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई रोल नहीं है, इसका अहम रोल है। पीत रस हल्का गाढ़ा, हल्का पीला रंग का होता है। हम लोग वोमिटिंग करते हैं तो देखते होंगे थोड़ा सा पीत आ जाते हैं, तो हम लोग कॉमन वर्ड में बोलते हैं सर पे पीत चढ़ गया। कहने का मतलब है वही जो पीत है अंदर से निकलता है, जो कि कड़वा लगता है और जो कि पूरा सलाइवा हमारा जो है, हमारा मुख जो है, मुख ग्रंथि जो है, हमारा जो जीभ है उस पर कड़वापन लगने लगता है जब ये पीत ग्रंथि अंदर से बाहर आती है। तो ये हल्का गाढ़ा, हल्का पीला रंग का होता है। पीत भोजन को क्षारीय बनाता है, क्योंकि यह खुद क्षारीय होता है। पीत जो है भोजन को क्षारीय बनाता है। इसका पीएच वैल्यू 7.8 से 8.5 तक होती है। अब सोच सकते हैं कितना बड़ा क्षारीय है, इसी से 7.8 से 8.5 तक है। मानव शरीर में लगभग 600 मिली पीत बनते हैं। मानव का जो शरीर होता है जिसमें लगभग 600 मिली पीत बनते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के अवशोषण में भी पीत का रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब वसा मतलब कार्बोहाइड्रेट में घुलनशील विटामिन
जो घुलती है विटामिन ए, डी, ई एंड के अवशेषण मतलब कि जो सूखने में पित्त का बहुत ही अहम रोल होता है। जिस व्यक्ति का वसा निकल जाता है उस व्यक्ति में वसा का पाचन समाप्त जिस व्यक्ति में वसा निकल जाता है उस व्यक्ति में वसा का पाचन समाप्त नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं हम लोग डेडुलम, जो कि अब हम लोग इसका छोटी आंत का हम लोग अब अंग पढ़ेंगे। छोटा छोटा दो टॉपिक था पित्ताशय जो कि उसके जस्ट नीचे रिलेट करना था, इसीलिए हमने पहले उसको रिलेट कर दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं डेडुनम। डेडुनम इसे गृहिणी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम गृहिणी होता है। डेडुनम अंग्रेजी के यू अक्षर की भांति मुड़ी हुई रचना होती है। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है, मतलब ये छोटी आंत का सबसे पहला भाग माना जाता है। स्टोमच के बाद, पेट के बाद भोजन डेडुनम में ही आता है। जो स्टोमच के बाद पेट जो पाचन होने के बाद अवशेषण के लिए छोटी आंत में जब आती है तो सबसे पहला संपर्क जो उसका होता है वो डेडुनम से ही होता है और इसमें ही पित्त मिलता है, क्योंकि लीवर के जस्ट नीचे होता है पित्त, तो जब इस पर स्पर्श होता है तो इसमें ही पित्त मिलता है और क्षारीय बना देता है भोजन को। डेडुनम में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ये नई बात सुनने में लग रहा है कि डेडुनम में किसी प्रकार का एंजाइम एक्चुअली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पित्ताशय पहले ही मिल के उसको एंजाइम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और डेडुनम में आने के बाद ये कोई नॉर्मल सा एकदम पाचन के लिए, मतलब अब ये रेडी है, पाचन के लिए रेडी है, अवशोषण के लिए रेडी है। ये सेल्स इसे ईजिली से सोख सकती है। तो इसमें डेडुनम में दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला है कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। अब हम लोग पढ़ते हैं कोलेस्टोसिस्टोकाइनिन। यह पित्ताशय के पित्त निकलना या रिलीज करने के लिए उत्तेजित करता है। बात समझिएगा, यह जो पित्ताशय है, जो पित्त ग्रंथि है, उसे निकलने या रिलीज, दोनों बात ऐसे एक ही है। मतलब कि उसे रिलीज करने के लिए यह उत्तेजित करता है, मतलब कह सकते हैं इसे अग्रेसर करता है। अग्रेसर कि मतलब जैसे हम लोग कैसे करते हैं, यस यू कैन डू इट, वैसे ही अग्रेसर करता है। मतलब वैसा नहीं लीजिएगा यू कैन डू इट, इसमें मतलब कि वो अग्रेसर का शब्द मैं समझाने के लिए वो शब्द का प्रयोग किया, मतलब कि ये उत्तेजित करता है। अब सिक्रेटिन, यह अग्नाशयीय रस यानी पैनक्रियाज जूस को रिलीज करने के लिए उत्तेजित करता है। मतलब ये सिक्रेटिन जो होता है अग्नाशयीय रस मतलब पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से पच जाए। तो दोनों का इम्पोर्टेंस है। अब नोट्स में देखिएगा, अग्नाशय के 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन तीनों के समूह को पाचन कहते हैं। तो पाचन किसे कहते हैं? अग्नाशय के 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जिन्हें हम पाचन कहते हैं, उनके समूह को, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों को पचा सकते हैं। तो पहला है टिप्सिन। यह प्रोटीन पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। मतलब जो टिप्सिन है ये प्रोटीन के पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। ये आता है कितने प्रकार के अग्नाशय होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और ट्रिप्सिन का एप्लीकेशन मतलब उपयोग क्या है। तो ये प्रोटीन के पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। अब दूसरा है एमाइलेज। यह स्टार्च मंड को शर्करा में तोड़ देता है। यह स्टार्च का जो मंड होता है
उसे शर्करा में तोड़ देता है। अब है तीसरा जो है लाइपेज। यह पित्त द्वार पायसीकृत यानी कि एम्लिसिफाइड वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल फैक्ट्रिक एसिड में बदल देता है। अब इसका ट्रिक है टेल, मतलब टी से हुआ, ये थोड़ा ट्रिक इसलिए मैं बनाया हूँ कि थोड़ा इजीली याद हो। टेल, टी से हुआ ट्रिप्सिन, ई से हुआ एमाइलेज और एल से हुआ लाइपेज। अब हम पढ़ते हैं छोटी आंत के दूसरे भाग को, जो कि है देखिए यहाँ पर जेजुनम। इसमें पाचन का कोई क्रिया नहीं होता है। डेडुनम के बाद भोजन जेजुनम में जाता है और जेजुनम के बाद इलियम में जाता है। मतलब ये बीच का भाग है, इसका काम बस ट्रांसपोर्टेशन का है। मतलब कि पेट से आया छोटी आंत में, छोटी आंत में पहले डेडुनम आया, फिर ये जेजुनम बीच में पड़ गया, फिर अब इलियम। यह स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। मतलब यहाँ जो भोजन का पाचन भी होता है और इसे सेल यहीं पर इसी भाग में सोखती है, यानी कि अवशोषण करती है। यहाँ से कई प्रकार के आंत रस निकलता है। इन सभी रस को सुक्रोज, माफ करिएगा, सेकस इंट्रिकस कहते हैं। इन सभी रस को सेकस इंट्रिकस कहते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार एंजाइम पाए जाते हैं। अब इनमें क्या क्या पाया जाता है देखिए, इन तीनों चारों पांचों जो है इन सभी को पढ़ेंगे। देखिए इरेप्सिन, इरेप्सिन है पहला। यह प्रोटीन को पचाता है, यह प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है और यहाँ पाचन पूर्ण हो जाता है। मतलब यह प्रोटीन को ही पचा देता है और प्रोटीन को अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड में बदल देता है और यह पाचन पूर्ण हो जाता है। जैसे देखिए प्रोटीन हुआ, फिर उसके बाद प्रोटीन हुआ, सॉरी माफ़ करिएगा, पेप्टीन हुआ, फिर पेप्टाइड हुआ, फिर एमिनो एसिड। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि टिप्सिन यह प्रोटीन को पेप्टोन, प्रोटीन जो है प्रोटीन में पेप्टोन है उसको पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। तो वहीं यहाँ पे है क्या कि प्रोटीन, फिर पेप्टाइड और फिर एमिनो एसिड, मतलब इलियम। अब लाइपेज, यह वसा का पाचन करता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल फैटी एसिड में बदल देता है। यानी कि वसा मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल फैटी एसिड में बदल देता है। अब तीसरा है हमारा, इसमें भी एक पहले सर्किल एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लाइपेज, लाइपेज से फिर वसा, फिर ग्लिसरॉल, फिर वसीय अम्ल, मतलब ये प्रोसेस में ऐसे बदलता है। अब देखिए माल्टेज, यह माल्टोज को पचाता है, ये कुछ उतना खास था नहीं। और देखिए सुक्रोज, यह सुक्रोज शुगर को पचाता है। कोई भी शब्द में ओज शब्द आ जाए मतलब वो मीठा होगा। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है हम लोग कॉमन वर्ड सुनते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब ओज वाले शब्द मतलब कि शुगर पाए जाने वाले शब्द होते हैं। तो यह सुक्रोज शुगर को पचा देता है। अब पांचवा है हमारा लैक्टोज, यह लैक्टोज को पचा देता है। ये नॉर्मल डिफिनेशन थे। तो हम लोगों ने छोटी आंत के भाग पढ़े। छोटी आंत में 3 प्रकार के भाग पाए जाते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। फिर हम लोगों ने उन सभी को एक एक करके डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब तीनों डिफिनेशन अच्छे लगे होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ बड़ी आंत।
बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी लेकिन लंबाई में छोटी होती है। मतलब बड़ी आंत का जो होता है वो चौड़ाई ज़्यादा होती है तथा लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है। तो ऐसा नहीं समझिएगा छोटी आंत माने छोटा आंत और बड़ी आंत माने बड़ा आंत, वो तो एक नाम दे दिया गया। हालांकि चौड़ाई में यह छोटी होती है, इससे छोटी आंत, लेकिन लंबाई में वो बड़ी होती है क्योंकि वो ऐसे ट्यूब जैसा, मैं बताया ऊपर कैसे कैसे वो जिगजैग वे में वो रहता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल का अवशेषण होता है। इसके 3 भाग हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। पहला भाग जो है सिक्कम, दूसरा है कोलन और तीसरा है रेक्टम। छोटी आंत के बाद भोजन सिक्कम में प्रवेश करता है। मतलब देखिएगा पहले स्टोमच में लीवर से पित्ताशय निकला, पित्त जो कि फिर एंजाइम नहीं है फिर भी वो पचाने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। फिर छोटी आंत में आई, फिर छोटी आंत में डेडुनम, फिर उसके बाद आपका ये इसमें आया जेजुनम, फिर इलियम में आया, फिर बड़ी आंत में जो है वो सिक्कम में आया। छोटी आंत के भोजन सिक्कम में प्रवेश करता है। सिक्कम पेट में दाहिने ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। जिसके नीचे अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स देखिए पहले मानव में भी होते हैं, जैसे कि होते थे, जैसे कि हम पहले आदि मानव थे। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले मानव जो थे वो मांसाहारी तथा जानवरों जैसे यानी कि बंदर की श्रेणी में आते हैं हम लोग भी। तो हम लोग के भी पूंछ थे। पूंछ धीरे धीरे घटते घटते हम लोग का अपेंडिक्स का रूप में भी छोटा सा पाया जाता है, जो कि बड़ी आंत के सिक्कम के जस्ट नीचे होता है। अपेंडिक्स यह हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग है। यह सेलुलोज को पचाता है। यह जानवरों का एक मुख्य अंग होता है। अब देखिए मैं बोला कि जानवर जैसा हमारा भी आकृति था पहले, और जो है हम लोग भी पहले मांसाहारी तथा जानवरों जैसा बिहेव करते थे। तो हम लोग बोटनी में पढ़ेंगे कि सेलुलोज होता क्या है। सेलुलोज बोटनी में बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो अब पेड़ में होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मानव भी पहले आदि मानव थे, फिर थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर थोड़ा थोड़ा चेंज करते करते अभी हम लोग एक सामान्य आदमी हैं। लेकिन हम लोगों में अब जो पूंछ थी हमारी अपेंडिक्स के रूप में अभी भी देखी जाती है। तो यह सेलुलोज को पचाता है, जो कि सेलुलोज हम कभी कभी खा लेते हैं, जैसे कि कुछ हार्ड चीज़, कुछ जानवरों जैसे मतलब मांसाहारी खाना, या फिर कुछ ज़्यादातर आदि मानव जैसे पहले खाते थे उन टाइप के कुछ खाने खा लेते हैं। तो वैसे खानों को यह पचाता है। यह जानवरों का मुख्य अंग होता है, क्योंकि जानवर तो अभी भी पुराने ही कैटेगरी के हैं। अब नोट में देखिएगा, पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। यह संपूर्ण 5 अवस्थाएं में होती है। अब देखिए पहला है आंत्रग्रहण। यह निगलने की क्रिया करता है। जो पाचन है वो 5 क्रिया में बांट दिया मैंने यहाँ पे। आंत्रग्रहण जो निगलने की क्रिया के लिए जाना जाता है। दूसरा है पाचन, यानी कि भोजन को छोटे छोटे भाग में टूटना तथा पचना, इसमें होता है। अवशेषण, पाए भोजन को सेल्स सोख लेती है। अवशेषण मैंने बताया कि जब पच जाते हैं खाना तो अवशेषण मतलब सेल सोख लेती है, जो कि हम कॉमन वर्ड में बोलते हैं खाया पिया हुआ शरीर में लग गया। और चौथा है स्वांगीकरण, पचे भोजन को ऊर्जा देना। और 5वां और सबसे अंतिम है हमारे पाचन का मल परित्याग, मतलब पाचन के बाद हुए अवशिष्ट को बाहर निकालना, यानी कि जो हम लोग सुबह सुबह करते हैं या कभी भी करते हैं। तो अब हम लोग पाचन की क्रिया को कंप्लीट पढ़ चुके हैं।
तो हमारा उम्मीद करता हूँ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र पूरा टॉपिक समझ आया होगा। जो पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो वो पहला पार्ट पहले जाकर देखें। ये दूसरा पार्ट था और उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेट होते हैं हम और एक अच्छा कंटेंट फिर से तैयार करने का कोशिश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम बायोलॉजी का पोर्शन ख़त्म करेंगे, फिर अगला दूसरा कोई सब्जेक्ट हम लाएंगे, फिर उन सभी चैप्टर्स उन सभी बुक के टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे। तो लगातार जुड़े रहिए बैचलर लोकेश के साथ। आपका भाई, आपका दोस्त। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।